जय हिंद। तो चलिए आज का समझते हैं पॉलिटी के बारे में समझते हैं। इससे पहले आपको पॉलिटी में कहाँ तक बता दिए थे, तो आर्टिकल 107 तक बता दिए थे। आर्टिकल 107 में क्या था, तो विधेयकों का पूर्ण स्थापन, तो इसके बारे में बता दिए थे। आर्टिकल 100 में क्रम वे सब क्रम वगैरह में सबको बता दिए थे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति सबके बारे में बता दिए थे। अब इससे आगे देखना है, देखिए क्या बताते थे। आर्टिकल 7, आर्टिकल 107 में क्या था, तो आर्टिकल 107 में विधेयकों का पुनः स्थापन, विधेयकों का पूरा स्थापन विधेयकों का पुनः स्थापन, ये आपको बता दिए थे। इसमें क्या क्या बताए थे, तो देखिए कोई भी विधेयक जो कोई भी कानून पारित होता है, ये भी कोई भी विधेयक पारित होता है, तो सबसे पहले उसका मसौदा तैयार होता है। ये आपको कुछ रिकॉल करा देते हैं। पहले का मसौदा क्या होता है, तैयार होता है मसौदा कौन तैयार करते थे, सचिव, जो IAS रैंक के अधिकारी होते हैं वो लोग मसौदा तैयार करते हैं। तो मसौदा क्या होता है, सचिव वगैरह क्या करते हैं, मसौदा तैयार करते हैं। और मसौदा जब तैयार होता है तो इसे भेजा जाता है कहाँ पर, संसद में भेजा जाता है, लोकसभा और राज्यसभा के पास भेजा जाता है। ये अब आपको बताए थे यहाँ पर, अगर कोई विधेयक ये मसौदा पारित कौन, मतलब संसद में कौन भेजता है, मंत्री वगैरह। अगर मंत्री भेजते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो सरकारी विधेयक कहलाएगा। यदि कोई मंत्री के अलावा जिसमें जो सांसद बैठते हैं, वो सांसद अगर वो मसौदा को प्रस्तुत करेंगे लोकसभा में, तो वो कहलाएगा निजी विधेयक। माने अगर मंत्री प्रस्तुत करता है, क्योंकि मंत्री क्या एक सरकार का अंग होता है, तो वो कहलाएगा सरकारी विधेयक। अगर मंत्री के अलावा कोई अन्य सांसद अगर प्रस्तुत करता है संसद में कोई मसौदा, तो वो कहलाएगा निजी विधेयक, यानी प्राइवेट विधेयक जो होता है ये होता है। अब इसमें से क्या होता है कि आपको यहाँ पर क्या होती है, पहले बहस होती है, चर्चा होता है। क्या होता है, चर्चा होती है इस पर कि ये विधेयक ठीक ठाक है कि नहीं है, इससे कोई नुकसान होगा या फिर इससे क्या प्रॉफिट होगा, मतलब क्या हो सकता है इस विधेयक के ऊपर चर्चा होता है। फिर उसके बाद बहस होती है। बहस होती है। फिर मतदान इस पर किया जाता है, मतदान किया जाता है। और मतदान करने के बाद ये पारित करता है। क्या करता है, पारित करता है। तो पारित अगर संसद से पारित, लोकसभा पारित कर दिया, राज्यसभा पारित कर दिया, तो ये कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास जाता है। अब जब राष्ट्रपति क्या करते हैं, इस पर राष्ट्रपति अगर साइन कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, कानून। क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। जैसे आपको बताया था CA जो कानून था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये पहले CAB कहलाता था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। जब तक वो अगर राष्ट्रपति साइन नहीं किया जब तक बिल कहलाएगा, और पारित हो गया तो क्या साइन कर दिया तो क्या हो जाएगा, एक्ट, कानून बन जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम ये हो गया। तो ये आपको बता दिए थे। लेकिन अब यहाँ पर दो चीज़, अगर मान लीजिए कोई मसौदा तैयार किया गया और भेजा गया संसद में भेजा गया। अब संसद में लोकसभा पारित कर दिया और राज्यसभा पारित करने से मना कर दे, कहेंगे हम पारित करेंगे नहीं करेंगे, तो अब क्या होगा। या फिर लोकसभा कोई विधेयक पारित करता है और राज्यसभा वापस लौटा दे, तो अब क्या होगा। या फिर अगर लोकसभा क्या कर दे, लोकसभा पारित कर दे और राज्यसभा जो है वो 6 महीने से ज़्यादा तक रोक ले, वो साइन ही नहीं करे, तो तब क्या होगा। तो उस स्थिति में आगे कहा गया है, आर्टिकल 108 में कहा गया है, आर्टिकल 108 में कहा गया है संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन किसके बारे में कहा गया है, संयुक्त अधिवेशन के बारे में कहा गया है। जैसे इस संयुक्त अधिवेशन कब लाया जाता है, देखिए लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यसभा न माने, राज्यसभा मानने से इनकार कर दे, हम कहेंगे हम नहीं मानेंगे, कहते हम नहीं मानेंगे। या फिर दूसरा कंडीशन क्या है, यदि लोकसभा के द्वारा पारित विधेयक को राज्यसभा वापस लौटा दे, राज्यसभा क्या दो वापस लौटा दे, राज्यसभा क्या करते वापस लौटा, साइन न करे और पारित न करे। और तीसरा जो है लोकसभा जो है राज्यसभा में अगर भेजा तो उस विधेयक को 6 महीने से ज़्यादा, 6 महीने से ज़्यादा तक रोक ले, तो उस स्थिति में क्या लाया जाएगा, संयुक्त अधिवेशन क्यों लाया जाता है, तो देखिए संयुक्त अधिवेशन क्या होता है कि संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा राज्यसभा को मिलाया जाता है और मिलाकर वोटिंग कराई जाती है। पहले इस समझ लेते हैं कि संयुक्त अधिवेशन ये लाया क्यों गया है, नहीं रहता तो क्या ठीक नहीं रहता। देखिए जनता जो चुनती है वो डायरेक्ट लोकसभा को चुनती है, राज्यसभा तो डायरेक्ट चुनती नहीं है। राज्यसभा को डायरेक्ट जब नहीं चुनती है तो कोई भी विधेयक कानून सब लोकसभा मतलब जनता के लिए लाया जा रहा है, तो उसमें राज्यसभा का टांग क्यों अड़ रही है।
राज्यसभा को टांग नहीं अड़ाना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा को जनता चुनी नहीं है। और आप जब संविधान में पढ़िएगा तो उसमें फर्स्ट पेज में लिखा हो प्रस्तावना, और प्रस्तावना में लिखा होगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। आप संविधान के फर्स्ट पेज में पढ़िएगा। तो जो जब लोकसभा के चुनती है जनता, तो सारी शक्ति लोकसभा के होना चाहिए। तो लोकसभा कोई काम कर रही है जनता के लिए, तो राज्यसभा उसमें टांग क्यों रहेगी? जाहिर सी बात है। इसलिए लोकसभा को जो है ज़्यादा शक्ति दी गई और राज्यसभा को शक्ति नहीं दी गई। इवन कि राष्ट्रपति जो है वो हम लोग चाहिए, हालांकि इनडायरेक्ट तो चुनते ही हैं। राष्ट्रपति भी जो है, राष्ट्रपति को हम लोग नहीं चुनते हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति द्वारा अगर बनाए गए कानून, हमको पता को अधिनियम लाते हैं, अध्यादेश लाते हैं, ना अधिनियम करें, अध्यादेश जब लाते हैं तो 6 महीने से ज़्यादा तक नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि जनता ने उसे चुना ही नहीं है। जनता के लिए आप कानून को कैसे थोप सकते हैं? तो इसलिए राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाया गया, तो वो 6 महीने से ज़्यादा तक नहीं रोकता है, वो ऑटोमेटिक हट जाता है 6 महीने के बाद, क्योंकि संसद 6 महीने के भीतर आपको संसद की बैठक पूरा बुलानी पड़ती है। तो ये तो आपको बता दिए थे। तो इसीलिए जो है लोकसभा को ज़्यादातर शक्ति दी है और राज्यसभा को शक्तियाँ कम दी गई है। संयुक्त अधिवेशन भी लोकसभा की ज़्यादा शक्ति है। कैसे शक्ति है देखिए, बता रहे हैं। मान लीजिए कि अगर लोकसभा इसमें कोई कंडीशन के द्वारा लोकसभा पारित विधेयक को राज्यसभा रोक दिए, कोई 3 में से कोई कंडीशन हो सकता है रोक दे, तो इसमें क्या किया जाता है? लोकसभा राज्यसभा 545 245। तो देखिए संयुक्त अधिवेशन में क्या होता है कि देखिए इसमें जब कभी इस तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन राज्यसभा फॉलो करते, मतलब राज्यसभा कोई लगाते, तो उस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन के जो अध्यक्ष, संयुक्त अधिवेशन कौन बनाते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन लोकसभा के अध्यक्ष बनाते हैं। और इसमें क्या करते हैं? इसमें मतदान बुलाया जाता है। क्या मतदान होता है? मतदान होता है। अगर इसमें कोई भी अगर दोनों को शक्ति दोनों को मिला दिया था, दोनों मिलाएंगे कितना हो जाएगा? इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 790। दोनों को अगर मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 790। जब 790 हो जाएगा तो इसमें से अगर कोई भी विधेयक को अगर लोकसभा पारित करना चाहती है तो आसानी से पारित कर सकते हैं संयुक्त अधिवेशन में। संयुक्त अधिवेशन में कहता है कि अगर कोई दोनों को मिलाकर अगर 50% से ज़्यादा लोगों ने कह दिया कि हम लोग ये विधेयक को पारित करना चाहते हैं, तो पारित करना होगा। जैसे 50% इसका लिखा लेंगे 50%। हालांकि संविधान में परसेंटेज की चर्चा नहीं है, आपको फ्रैक्शन की चर्चा है। तो 1/2, यानी अगर मान लें कि 50% जो है, अगर 790 का 50% कितना हो जाएगा? जोड़िए तो 790 का 50% हो जाएगा। 50% 2 से भाग देते हैं तो 790 का 50% हो जाएगा 6, 9, 5। इतना ही होगा ना? हाँ इतना होगा। तो 50% हो जाएगा। अब जरा सोचिए खुद, अगर 395 लोगों ने, अगर 395 से एक भी ज़्यादा यानी 396 लोगों ने अगर कह दिए कि हम लोग पारित करना चाहते हैं तो पारित हो जाएगा। अब यहाँ पर खुद सोचिए, लोकसभा के पास कितने 545 सीट है और 545 लोग जो है लोकसभा के पास है, और ये 545 अगर लोग चाहते हैं कि हम लोग ये विधेयक पारित करना चाहते हैं, और 245 कहते हैं कि हम नहीं पारित करेंगे, राज्यसभा वाला कहते हैं कि हम नहीं पारित करेंगे। तो बताइए इस संयुक्त अधिवेशन में किसकी शक्तियाँ ज़्यादा हो जाती है? संख्या बल अधिक होने के कारण लोकसभा की शक्तियाँ क्या हो जाती है? ज़्यादा होती है। हालांकि लोकसभा की शक्तियाँ दिया गया है क्योंकि इसे डायरेक्ट जनता चुनी है। तो ये सब अब देखते रहिएगा। अब देखिए, अब देखते हैं कि किस कोई ना कोई हर चीज़ का एक क्या होता है? कंडीशन होता है। हर चीज़ का कंडीशन है कि यहाँ पर कोई लागू हो सकता है, कोई नहीं लागू हो सकता है। तो देखिए संयुक्त अधिवेशन कहाँ के है? अगर ऐसे देखेंगे तो देखिए ज़्यादातर शक्ति लोकसभा के पास आ जाएगी। अगर संयुक्त अधिवेशन में देखेंगे और हर चीज़ पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने लगे तो ज़्यादातर शक्ति किसके पास आ जाएगी? लोकसभा के पास। और लोकसभा चाहे तो अगर उस लोकसभा के सारे लोगों को चाहते हैं कि पारित हो, तो पारित विधेयक हो जाएगा संयुक्त अधिवेशन में। तो संयुक्त अधिवेशन क्या हो जाएगा? लोकसभा चाहे तो पारित कर सकती है। तो राज्यसभा के लोगों को रखने का मतलब क्या बनता है? तो देखिए नहीं, यहाँ पर 2 चीज़ है। लोकसभा में क्या होता है कि कोई भी कैसा भी लोग उठ के चल जाते हैं, कोई मतलब कैसा भी लोग देखते होंगे लोकसभा में कैसा भी। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है? ज़्यादातर मनोनीत किया जाता है और बहुत अच्छे लोगों को, IAS अधिकारियों को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में। तो राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है कि ताकि और अच्छे डिसीजन ले सके, सोच विचार कर डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर तो लोकसभा में तो कहीं लुंगी उठाकर चल देता है, कोई ठीक नहीं है, क्या बोलेगा कुछ मतलब नहीं, गड़िया का चल देता है, संसद में गाली गलौज करने लगता है। हम देखिएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये सब इसलिए इनको रखा गया। अगर मान लीजिए कि सब चीज़ पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने लगे तो बताइए, अगर लोकसभा चाहते हैं कि हम विधेयक को पारित करबे ही करेंगे तो अब राज्यसभा रोक सकती है? नहीं रोक सकती है। तो इसीलिए तो राज्यसभा रखने के लिए कोई मतलब नहीं बनता है। तो नहीं, देखिए भीमराव अम्बेडकर ऐसे ही नहीं पूछ जाते हैं।
तो देखिए राज्यसभा में कहा गया है और संयुक्त अधिवेशन को हर जगह नहीं लाया जा सकता है। कौन कहाँ संयुक्त अधिवेशन लाया जा सकता है? देखिए पहले ये देख लेते हैं कि संयुक्त अधिवेशन जो है वो कहाँ नहीं लाया जा सकता। 3 कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन नहीं लाया जा सकता। पहला कंडीशन क्या है? जब राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा रहा हो। महाभियोग इम्पीचमेंट करते। अच्छा, कितने लोग बता सकते हैं कि महाभियोग की चर्चा किस आर्टिकल में है? कितने लोग बता सकते हैं कि महाभियोग की चर्चा किस आर्टिकल में? तो आपको बताए हुए हैं कि महाभियोग की चर्चा आर्टिकल 161 में, सिर्फ 61 में, 61 में, किसमें? 61 में महाभियोग की चर्चा, इम्पीचमेंट की चर्चा है। देखिए अगर पहले का अगर याद नहीं है ना तो रिजल्ट लेने में बहुत ही दिक्कत होगा। अब पहले जैसा नहीं है कि क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन खखोर कर पूछे जा रहे हैं, चाहे छोटा लेवल हो या फिर बड़ा लेवल एग्जाम हो। अगर आपको महाभियोग पढ़ा है, महाभियोग आपको नहीं पता है कि महाभियोग 1/4 से शुरू होता है और 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है और लोकसभा अलग पार करती है, राज्यसभा अलग पारित करती है और कोई भी सदन से जब प्रारंभ होता है तो उसे दूसरे सदन भेजने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी किसे? राष्ट्रपति को। जब राष्ट्रपति महाभियोग लगाया, जब राष्ट्रपति पर होगा। तो अगर ये सब आपको पता नहीं है तो ये आप भूल जाइए कि आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, इसी तरह से अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। तो महाभियोग में जो है वो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। दूसरा क्या है? धन विधेयक पर जो है संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। किस विधेयक पर नहीं बुलाया जा सकता? धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। एक और कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है? तीसरा कंडीशन है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक पर भी जो है वो क्या कर सकता है? संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। ये 3 कंडीशन है। ये 3 कंडीशन में जो है संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। मतलब अगर कहेंगे कि संविधान संसद पर अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता तो जो चुनाव अगर जीत के जाते लोकसभा में वो संयुक्त अधिवेशन बुला देते हैं और कोई ठीक नहीं है किसका कौन आर्टिकल हटा देता है, कौन भाग ही हटा देता। हो सकता है भाग संख्या 3 ही हटा देता, क्या मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट करना। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कुछ जगह आर्टिकल 13 में क्या कहता है? अल्पीकरण। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी मामला हो तो उस आर्टिकल 13 के तहत मूल ढांचे का नाम देकर उसे रोक सकते हैं। तो ये बताते हैं 3 कंडीशन में जो है महाभियोग करें, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। किन कंडीशन है? महाभियोग में नहीं बुलाया सकता, धन विधेयक पर और संविधान संशोधन पर। अब अभी आप आज तक देखेंगे तो संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया गया। कौन कब? पहला संयुक्त अधिवेशन जो है कब बुलाया गया था? 1961 में। दहेज प्रथा खत्म करने के लिए कब बुलाया गया था? 1961 में। 1961 में दहेज प्रथा खत्म करने के लिए बुलाया गया था। फिर 1978 में कब बुलाया गया था? किस लिए? बता, बैंकिंग सुधार के लिए। बैंकिंग सुधार के लिए बुलाया गया था। और 2001 में पोटा एक कानून था, प्रोहिबिशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। तो उसको सुधार के लिए 2001 में क्या बुलाया गया था? संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। तो आई होप इसे समझ लिए। अब आर्टिकल 9 देखना है। 9 में क्या है? विधेयकों के बारे में चर्चा है। तो आई होप इसे समझे होंगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।